जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं सोलमेट, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे भाग 39। अम्मा कैसी हो, ठीक रही ना? बच्चों ने ख्याल रखा कि नहीं रखा? त्रिपाठी जी अम्मा के पैरों के पास बैठ गए और धीमे धीमे उनके पैर दबाने लगे। अम्मा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आए और उन्होंने उठकर त्रिपाठी के सिर पर हाथ रखा। इतना अच्छा परिवार दिया है ईश्वर ने कि कभी चाहकर भी कोई शिकायत नहीं कर पाती। जब तक रेखा थी एक बेटी की तरह मेरा ख्याल रखती थी। तू तो है ही लाखों में एक, और उस पर तेरे बच्चे कोई कमी कभी रहने ही नहीं देते। जहां अबीर शांत और समझदार है और सभी काम समझदारी से करता है, वही समीर दिन भर हंसता हंसाता रहता है। घर में अकेलापन महसूस नहीं होता और इन सब से बढ़कर है हमारी बच्ची निमृत। तुमने बहुत अच्छी लड़की चुनी है अपने अबीर के लिए, अम्मा ने खुश होकर कहा तो त्रिपाठी ने उनकी तरफ देखा। सच कह रही हूँ, इन दिनों जब तुम नहीं थे न तो बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखा है। दिन भर एक पैर पर खड़े होकर काम करती है। मेरा ध्यान रखना, समीर का ध्यान रखना, अबीर का ध्यान रखना, सिमरन का और इस घर का ख्याल रखना। विश्वास नहीं होता कि कुछ महीनों में ही लड़की इतनी समझदार हो गई है, इतनी परिपक्व हो गई है, जैसे कि सालों से गृहस्थी चलाती आए हो। बिल्कुल वही समझदारी और वही सफाई दिखती है इसके काम में जैसे कि रेखा के में दिखती थी। कभी चेहरे पर शिकन नहीं लाती, कभी कोई नाराजगी नहीं आती, कभी किसी से चीढ़कर या गुस्से से बात नहीं करती। हर पल सबकी जरूरत का, सबकी खुशियों का ख्याल रखती है। अम्मा बोली, हाँ अम्मा, वह तो है। वाकई में निमृत ने इस घर को बहुत ही प्यार से और बहुत ही समझदारी से संभाल लिया है। सबका ख्याल रखती है, सबकी खुशियों का ध्यान रखती है। बस एक ही मन में मलाल रह गया है कि जो हमारे घर को इतने अच्छे से संभाल रही है, हर किसी के जीवन में खुशियों के रंग भर रही है। उसकी खुशियाँ, उसके सपने हमारे कारण बिखर कर रह गए। त्रिपाठी ने कहा तो अम्मा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। ऐसा क्यों सोचते हो बेटा? वह खुश है यहाँ पर, इस घर में, हम सब के बीच में। उसे भी तो एक परिवार की जरूरत थी ना, उसको एक परिवार मिल गया है। अम्मा ने उन्हें समझाना चाहा। अम्मा, तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, उसे परिवार मिल गया है, पर हर इंसान का एक सपना होता है, कुछ करने की, कुछ बनने की ख्वाहिश होती है। अम्मा, ये हमारा जमाना नहीं है जब जैसा माँ बाप ने कहा वैसा बच्चों में कर लिया। आजकल के बच्चे करियर ओरिएंटेड है। आजकल के बच्चे सपने देखते हैं, ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, और मुझे ना जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे निमृत के पंख हमने उड़ने से पहले ही काट दिए हो, जैसे उसके सभी सपनों को अपने स्वार्थ चले कुचल दिया हो। त्रिपाठी भावुक हो गए। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो, अपने मन में ऐसा बोझ मत रखो। तुमने तो उससे बात की थी ना, तुमने तो कहा था कि वह अपनी तैयारी करें, पर वह खुद ही नहीं करना चाहती। और फिर वह भी तो गलत नहीं है। परिवार की जिम्मेदारी के बाद भला समय ही कहाँ बचता है उसके पास पढ़ाई लिखाई करने का? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। उसके पास उस घर में समय था, वह तैयारी कर रही थी। उसने अपने सपनों को यहाँ आकर छोड़ दिया। इस परिवार की जिम्मेदारियां ने उसे उसके सपनों से, उसकी खुशियों से दूर कर दिया। त्रिपाठी ने दुखी होकर कहा। अम्मा खामोश रह गई। अब बस यही चाहता हूँ कि अबीर उसे स्वीकार कर ले, उन दोनों का रिश्ता नॉर्मल हो जाए, तो शायद उसे इस बात की तकलीफ ना रहे कि उसे इतना बड़ा समझौता करना पड़ा है, त्रिपाठी ने कहा और फिर उठकर चले गए। अम्मा भी सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर उन्होंने और गिरजा ने मिलकर ही तो निमृत को उसके सपने से दूर किया है। उन्होंने आंखें बंद किया और ईश्वर को याद किया। है ईश्वर, जानती हूं कि भूल मुझसे भी हुई है, पर अपने परिवार के लिए हर इंसान स्वार्थी हो जाता है, तो मैं भी स्वार्थी हो गई। अगर निमृत पढ़ाई लिखाई करती रहती तो आज ये घर ऐसा नहीं होता जैसा है। जानती हूं कि अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में सोचने पर मजबूर ना होती तो ऐसा कभी नहीं सोचती। इसके बदले में जो सजा देना चाहे ईश्वर, वह मुझे दे दीजिए, मुझे आपत्ति नहीं होगी। मेरा घर बन गया, बस अब निमृत और अबीर रिश्ता सुधर जाए तो मन पर कोई बोझ नहीं रहेगा, अम्मा ने कहा और वापस से लेट गई। अगले दिन अबीर अपनी एकेडमी पहुंचा और प्रैक्टिस करने लगा। कुशल जी ध्यान से उसे देख रहे थे। क्या हुआ कोच सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अबीर ने कहा, नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस तो परफेक्ट चल रही है, पर तुम्हारा वेट का ही मुझे टेंशन लग रहा है। सिर्फ 1 महीना बकाया है, अगर तुम्हारा वेट कैटेगरी के हिसाब से नहीं बैठा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कुशल जी ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि सब सही हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, बस मेरी प्रैक्टिस अच्छे से करवा दीजिए, बाकी वेट मैनेजमेंट कर लूंगा, अबीर ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। तभी मोंटी भी वहां आ पहुंचा। हाँ कुछ सर, आप फिक्र मत कीजिए, निमृत भाभी बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है इसका वेट थोड़ा सा बढ़ भी गया है, और अभी 1 महीना है, उसमें और हो जाएगा। वही बात है, मैं इसे यही कह रहा था कि वेट पर ध्यान दें, क्योंकि अगर वेट नहीं बढ़ा तो अब तक ये जिस कैटेगरी में खेलता रहा है उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, और इसे उस कैटेगरी में खेलने में ही सफलता हासिल होगी।
और अगर वज़न कम रहा तो इसे फिर कम वज़न वाली कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, जहां इसे भी सही नहीं लगेगा और शायद इसकी परफॉर्मेंस में इतनी अच्छी न जाए, कुशल जी ने कहा और दूसरे लड़कों को देखने चले गए। अबीर उनके जाते ही सोच में डूब गया। उनके जाते ही मोंटी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुशल जी की तो आदत है ज़बरदस्ती की उंगली करने की। सब कुछ सही चल रहा है तब भी टेंशन दे देते हैं। अब ज़्यादा मत सोच तू, वज़न भी तेरा बढ़ जाएगा। बाकी तेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। इस बार के टूर्नामेंट में तू जरूर क्वालिफाई कर जाएगा और फिर तुझे नेशनल अकादमी के ट्रेनिंग सेंटर में सीट मिल जाएगी और फिर वहाँ के हिसाब से ट्रेनिंग और तैयारी शुरू हो जाएगी। और देखना 6 महीने बाद जो ओलंपिक्स है उनमें तू जरूर क्वालिफाई करेगा और देश के लिए जरूर खेलेगा और गोल्ड मेडल भी लाएगा। मोंटी ने कहा तो अबीर मुस्कुरा उठा। देखते हैं, कोशिश तो पूरी कर रहा हूं पर जाने क्यों मुझे भी डर लगने लगता है जब कुशल सर इस तरीके से बोलते हैं, अबीर ने टेंशन के साथ कहा। इसीलिए तो कहा उनकी बात पर इतना ध्यान मत दे, अभी अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें। और हाँ, आज शाम को आ रहा है ना तू भाभी को लेकर? मोंटी बोला तो अबीर ने उसकी आंखों में देखा। अबे ऐसे क्या घूर रहा है? सगाई है मेरी और तू मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, तो तेरा और भाभी का आना तो बनता है आज। टाइम लेकर आना, यह नहीं कि मेरी प्रैक्टिस थी, समझा कुछ? मोंटी ने अधिकार से कहा। ठीक है बाबा, आ जाऊंगा। वैसे प्रोग्राम कहाँ पर है? घर पर ही है ना? अबीर ने पूछा। नहीं, घर पर नहीं है। यहाँ से जो 15 किलोमीटर रिजॉर्ट है ना, वहाँ पर है। पर वह रिजॉर्ट तो बहुत आउट में है। सगाई के लिए इतना दूर जाने की क्या जरूरत थी? घर में भी तो कर सकते थे। अबीर अपने सादगी भरे लहजे में बोला। अबे तू चुप कर, हर चीज़ में घर में भी कर सकते थे, सिंपल तरीके से भी कर सकते थे। मोंटी बोला तो अबीर ने उसे घूर के देखा। अब हर कोई तेरे जैसा सादा नहीं होता है, और मेरी मंगेतर तो वैसे भी शौकीन और चटक मटक है, उसे हर चीज़ स्टाइल में करनी होती है। उन लोगों ने बुक किया है वह रिजॉर्ट, हम लोगों को तैयार होकर पहुंचना है। तुम भी आ जाना, हम लोगों के साथ ही निकल जाना। मोंटी की बातों से खुशी झलक रही थी। देखता हूं मैं अगर समय पर आ पाया तो, नहीं तो मैं निमृत को लेकर पहुंच जाऊंगा। देखा हुआ है मेरा। अबीर बोला तो मोंटी बाकी लड़कों को भी इनवाइट करने चला गया और अबीर अपनी प्रैक्टिस में लग गया। शाम के समय जैसा कहा था निमृत अपनी तैयारी में लग गई। उसने सबका खाना बनाकर रख दिया और अम्मा के पास आए। दादी माँ, आज मुझे मोंटी की सगाई में जाना है, अबीर के साथ तो मैं जाऊं? उद्धरण चिन्ह। इसमें पूछने की क्या बात है? अपने पति के साथ ही तो जा रही है, आराम से जा। सगाई के बाद कहीं और घूमने जाना हो तो आराम से चले जाना, घर की चिंता बिल्कुल भी मत करना। समीर है, सिमरन है और अब तो गिरीश भी आ गया है। अम्मा ने कहा तो निमृत मुस्कुराए और कमरे से बाहर जाने लगी। पर पहनकर क्या जाने वाली हो? तभी अम्मा की आवाज़ आई। मेरे पास कई सारे सूट है दादी, उन्हीं में से कोई पहन लूंगी। निमृत ने जवाब दिया। पहली बार अपने पति के साथ जा रही हैं, और ये तुम्हारा दिल्ली शहर नहीं है जो सलवार सूट पहनकर चली जाओगी। सिर्फ इस मोहल्ले की नहीं, पूरे शहर भर की नज़र होंगी त्रिपाठी की बहू के ऊपर। आखिर पहली बार जो निकल रही हो इस तरीके से किसी प्रोग्राम में। रुको, अभी मुझे ज़रा सहारा दो, अम्मा ने कहा तो निमृत ने उन्हें सहारा दिया और अम्मा रेखा की अलमारी तक आ गई। उन्होंने अलमारी खोली और उसमें से एक खूबसूरत लाल रंग की साड़ी निकालकर निमृत को थमा दी। निमृत ने आंखें बड़ी करके साड़ी की तरफ देखा। साड़ी? निमृत बोली। हाँ साड़ी, और साड़ी ही तो हम हिंदुस्तानी महिलाओं का सबसे बड़ा श्रृंगार होता है, समझी? तुम ये साड़ी पहनकर जाओगी? रेखा ने खरीदी थी अपनी होने वाली बहू के लिए, पर देखो किस्मत तुम्हारे आने तक रही नहीं, पर उसका आशीर्वाद है, इसलिए ये साड़ी पहनकर चली जाना। लेकिन दादी माँ, निमृत में कहना चाहा, लेकिन वाली कोई बात नहीं है, पहन के जाना अच्छी लगेगी। अब लॉकर खोलो, अम्मा ने कहा तो निमृत ने लॉकर खोला। अम्मा ने उसमें से गहनों की का बॉक्स निकालकर निमृत के सामने रख दिया। इसमें से जो पसंद हो और जो इस साड़ी के साथ मैच करें वह गहने पहन लेना अपनी पसंद से, ठीक है? और फिर देखो कितनी सुंदर लगोगी, आज तो अबीर की नज़र ही नहीं हटेगी तुमसे। अम्मा ने कहा तो निमृत के चेहरे पर गुलाबी मुस्कुराहट आ गई। तुम भी चाहती हो ना कि उसका ध्यान जाए तुम्हारे ऊपर? अम्मा ने कहा तो निमृत ने उनकी तरफ देखा और फिर नज़र झुका ली। औरत हूँ मैं, समझती हूँ, चाहे कोई कितना भी प्यार क्यों न कर ले, पर जब तक पति का प्यार नहीं मिलता और जब तक पति की नज़र हमारे ऊपर नहीं आती, श्रृंगार अधूरा सा ही लगता है। जीवन पूरा होकर भी जैसे पूरा नहीं लगता। और मैं जानती हूँ कि अबीर जल्दी ही तुम्हें जीवन में स्थान भी देगा और प्रेम भी। अम्मा बोली। निम्मी खामोश रही। पर थोड़ा सा तो तुम्हें भी ध्यान से रहना होगा ना, थोड़ा सच संवर के रहा करो, अच्छे से तैयार होकर रहा करो। लाली लिपस्टिक तो मैंने तुम्हें कभी लगाते ही नहीं देखा, अच्छे से रहा करो, काजल लगाकर, लिपस्टिक लगाकर, गहने पहनकर, तभी तो उसकी नज़र उठेगी तुम्हारी तरफ, समझी कुछ? अम्मा ने जाने क्या क्या समझाया और निमृत खामोशी से बैठी उनकी बातें सुनती रही। फिर साड़ी और गहने लेकर अपने कमरे में चली गई।
अम्मा की कही बातें निमृत के कानों में गूंज रही थी, और निमृत का भी दिल कर रहा था आज दिल से तैयार होने का, अपने कबीर के लिए, अपने पति के लिए। हालांकि वो जानती थी कि इन सब का कोई मतलब नहीं है। अबीर अभी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहता, और समय चाहता है, और निमृत की तरफ से भी कोई जबरदस्ती नहीं थी। पर फिर भी अम्मा के कहे हिसाब से उसने सोच लिया था कि वह अच्छे से तैयार होगी ताकि अबीर अच्छा लगे, और उसी के साथ उसने दरवाज़ा बंद किया और तैयार होने लगी। सिमरन अपनी कोचिंग गई हुई थी और समीर अपनी कोचिंग गया था। घर में इस समय अम्मा और निमृत ही थे। त्रिपाठी भी अभी स्कूल से नहीं आए थे। अबीर घर आया और चारों तरफ नजर दौड़ाए। दादी माँ सब कहाँ गए? अबीर ने अम्मा के पास आकर कहा। गिरीश अभी स्कूल से नहीं आया है। समीर और सिमरन अपनी अपनी कोचिंग गए हैं और निमृत तैयार हो रही होगी। कहीं जाने वाले हो ना आज तुम लोग? अम्मा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। आज मोंटी की सगाई है। टाइगर रिसोर्ट से तो वही जाना है। उसने कहा था निमृत को भी लेकर आने का, तो मैंने सोचा लेकर चला जाता हूँ। वैसे भी इतने महीने हो गए हैं घर के अंदर ही है वो, ना वह कहीं जाती है और ना ही मुझे मौका मिलता है। अबीर बोला। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। वैसे भी जब शादीशुदा हो तो इस तरीके के प्रोग्राम में अपनी पत्नी को लेकर जाना ही चाहिए। उद्धरण चिन्ह। क्या दादी अम्मा फिर वही बात कर दी तुमने? हर समय ये बात बताना जरूरी है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक पत्नी है? अबीर ने हल्की सी खींच के साथ कहा। बिल्कुल जरूरी है। अगर मैं ये बात याद नहीं दिलाऊंगी तो तू कहीं किसी और लड़की के चक्कर में फंस गया तो फिर क्या होगा? इसलिए समय समय पर तुझे याद दिलाना जरूरी है कि तू शादीशुदा है और तेरी एक खूबसूरत सी सुंदर संस्कारी पत्नी है, जो कि इस घर का और तेरा बहुत ख्याल रखती है। अम्मा ने उसके गाल से हाथ लगाकर कहा तो अबीर मुस्कुरा उठा। ये याद दिलाने का समझ में आता है, पर किसी और लड़की के चक्कर में फंस जाऊंगा ये बात तो मुझे हजम ही नहीं हो रही। और मुझे तो क्या किसी को हजम नहीं होगी। हाँ कोई बात नहीं, जब एक बात बोलो तो उसके साथ दो बातें तो बोली जा सकती हैं ना। जानती हूँ मेरे बेटे का कभी किसी के साथ में चक्कर था ना कभी होगा, और अपनी पत्नी को ही प्यार करेगा हमेशा। अम्मा बोली। क्या दादी माँ तुम भी कुछ भी बोलती रहती हो? अबीर बोला और उठकर जाने लगा। जा जाकर अच्छे से तैयार हो जा, ऐसा ना हो कि मेरी बहू के आगे फीका लगे। अम्मा ने उसे छेड़ा। आपको ऐसा लगता है कि मैं उसके आगे फीका लगूंगा? अबीर आंखें छोटी कर बोला। हाँ क्यों नहीं, आखिर आज मैंने उसे खास कपड़े जो दिए हैं और गहने भी, उसकी सुंदरता के आगे टिक नहीं पाएगा तू। इसलिए कह रही हूँ अच्छे से तैयार हो जा, बाद में मत कहना कि अम्मा ने बताया नहीं। अम्मा मजाकिया अंदाज में बोली। अबीर मुस्कुराया और अपने कमरे में चला गया। रेडी हुआ और नीचे आया तब तक त्रिपाठी जी आ चुके थे, पर समीर और सिमरन नहीं आए थे। पापा हम मोंटी की सगाई में जा रहे हैं, आते तक लेट हो जाएगा, अबीर ने उन्हें बताया। कोई बात नहीं है, अम्मा ने बताया था कि निमृत ने सब तैयारी कर दी है, खाना बना दिया है, और फिर मैं तो घर में हूँ ही ना, मैं देख लूँगा, तुम आराम से जाओ और आराम से आना, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ बाइक से जाने की ज़रूरत नहीं है, रिसोर्ट दूर है, देर हो जाएगी तो कार से ही जाना, सुरक्षित रहेगा, त्रिपाठी जी ने कहा। तो अबीर ने गर्दन हिलाई और निमृत के कमरे की तरफ देखा जिसका दरवाज़ा बंद था। अबीर ने गहरी सांस ली और दरवाजे पर जाकर नोक किया। तभी निमृत ने दरवाज़ा खोला और अबीर जैसे उसे देखकर पलकें झपकाना ही भूल गया। गोल्डन कलर के सिमरी बॉर्डर के साथ शिफॉन की लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी निमृत ने। लंबे खूबसूरत बालों पीठ पर बिखरे हुए थे जिसको आज अलग ही तरीके से स्टाइल से बनाया था उसने। चेहरे पर हल्का मेकअप, आंखों में गहरा काजल और होठों पर साड़ी से मैच करती हुई सुर्ख लाल लिपस्टिक, छोटी सी माथे पर बिंदी और हाथों में रेड कलर की चूड़ियां, गले में छोटा सा गोल्ड का सेट और कानों में छोटे छोटे झुमके। अबीर को अपनी तरफ एक तक देखते पाया तो निमृत की नज़र झुक गई और चेहरा थोड़ा सा और गुलाबी हो गया। तभी अबीर को एकदम होश आया और उसने गला साफ किया। चलो चलते हैं वरना देर हो जाएगी, अबीर बोला और आगे बढ़ गया। निमृत बाहर निकली और त्रिपाठी जी के पास आए। पापा खाना बनाकर रख दिया है, आप देख लीजिएगा। त्रिपाठी ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिए। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। आज इतने महीनों बाद घर से बाहर जा रही हो तो एंजॉय करो, यहाँ की चिंता मत करो, ठीक है? त्रिपाठी बोले तो निमृत ने गर्दन हिलाई और अबीर के पीछे निकल गई। अब तक अबीर ने कार निकाल ली थी और निमृत जाकर उसकी बाजू वाली सीट पर बैठ गई। अबीर ने गाड़ी आगे बढ़ाई और फिर एक नज़र निमृत की तरफ देखा। रिजॉर्ट काफ़ी दूर है और बीच में चेकिंग भी होती है, अबीर बोला तो निमृत ने एक नज़र उसे देखा और सीट बेल्ट पहन लिया। अबीर की नज़रें सामने सड़क पर ही थी, पर बार बार न जाने क्यों नज़र निमृत की तरफ जाने को बेकाबू हो रही थी, जिसे बड़ी ही मुश्किल से अबीर संभाल रहा था। पर वह जितनी कोशिश करता हर थोड़ी देर बाद निमृत की तरफ देख लेता था। आज वह वाकई में बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज से पहले इस तरीके से नहीं देखा था उसने उसे। वह हमेशा सादा तरीके से रहती थी, बिना किसी श्रृंगार के। सिंपल कॉटन का सूट पहनकर, सादा सी चोटी बनाकर,
लिपस्टिक और काजल तो आज तक उसने कभी लगाया ही नहीं था इस घर में आकर, और यह सब चीज़ें अबीर के लिए भी एकदम नई थी। उसने कभी किसी लड़की की तरफ इस तरीके से नहीं देखा था, पर निमृत की बात अलग थी। वह उसकी पत्नी थी, निमृत के साथ उसकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और रिश्ता भी था। कहते हैं ना, जब रिश्ता जुड़ जाता है तो भावनाएं अपने आप ही आ जाती है। जिस तरीके से निमृत के दिल में अबीर के लिए भावनाएं थे, अबीर के दिल में भी भावनाएं आने लगी थी। हालांकि यह बात सच थी कि वह अभी तक ना ही इन भावनाओं को समझ पाया था और ना ही स्वीकार कर रहा था, पर कुछ तो था जो बदला था इन कुछ महीनों में, और उसमें भी अबीर जैसे लड़के का जो कि हर लड़की से दूर रहता था, निमृत के प्रति आकर्षित होना और उसके बारे में सोचना कुछ खास तो था। अबीर की खामोशी निमृत को बेचैन कर रही थी। कहाँ उसने सोचा था कि अबीर उसकी तारीफ करेगा, कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो कहेगा कि रोज की तुलना में आज अच्छी लग रही है। पर अबीर ने कुछ भी नहीं कहा था, यहाँ तक कि उससे बात भी नहीं कर रहा था। गाड़ी में पूरी तरीके से खामोशी थी। अबीर की इस तरीके की उदासीनता और नेलिजेंसी के कारण निमृत के चेहरे पर उदासी आ गई थी। उसे ना ही तो मोंटी से कोई मतलब था और ना ही उसकी सगाई से। उसे तो मतलब था सिर्फ और सिर्फ अबीर से, और जैसा कि अम्मा ने कहा था कि वह इतनी सुंदर लगेगी कि अबीर की नज़र में ही नहीं हटेगी उस पर से। ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे, यहाँ तक कि अबीर ने कुछ कहा भी नहीं था। वह उदासी से विंडो से बाहर देखने लगी कि तभी अबीर की गहरी आवाज़ उसके कानों में आई। साड़ी में एकदम अलग लग रही हो तुम। एक पल को तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह तुम ही हो। उद्धरण चिन्ह, अलग लग रही हो मतलब? निमृत में तुरंत उसकी तरफ देखा। मतलब अलग, समथिंग डिफरेंट, क्या बोलूं इसे मैं? अबीर ने कहा तो निमृत उसकी तरफ देखने लगी। यह नहीं कह सकता कि अच्छी लग रही हूं, बस समथिंग डिफरेंट, अलग लग रही हो, अजीब लग रही हो, ये भी कोई बात होती है? निमृत खुद में बोली। कहना चाहिए कि अच्छी खासी खूबसूरत हो तुम। अबीर बोला तो निमृत के चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी हो गई, जिसे अबीर ने नहीं देख पाया क्योंकि वह विंडो की तरफ देख रही थी। वही तो दादी अम्मा ने भी यही कहा था कि इस साड़ी में मैं अच्छी लगूंगी। मैं तो सलवार सूट की पहन कर चलना चाहती थी, पर दादी अम्मा ने कहा कि वहाँ सब लोग मिलेंगे, पूरे शहर के लोग होंगे और उनके सामने अच्छा नहीं लगेगा कि मैं सादा सिंपल तरीके से जाऊं। आखिर पहली बार त्रिपाठी परिवार की बहू बाहर जा रही थी तो अच्छे से सजना सांवरना तो बनता है ना। वैसे ज्यादा तो नहीं लग रहा ना कुछ, निमृत ने कहा। अबीर ने उसकी तरफ देखा। ज्यादा मतलब मेकअप ओवर तो नहीं हो गया? ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर लिया हो? एकदम बोल्ड तो नहीं लग रहा ना? निमृत बोली। मुझे ये सब चीजें नहीं पता है, बस मुझे इतना पता है कि तुम अच्छी लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो, प्यारी लग रही है। इससे ज्यादा मुझसे कुछ मत पूछो, अबीर ने कहा और वापस से ड्राइविंग पर ध्यान लगा दिया। और इतना कहना निमृत के लिए मानो लाखों तारीफों के बराबर था। उसका दिल खुशी से झूम उठा। सब कुछ अच्छा लग रहा है और ये लाल लिपस्टिक, इस पर से तो ध्यान ही नहीं है रहा। अभी उन्हें खुद से ही कहा और गहरी सांस लेने पर कुछ तो था जो उसके दिल को आज बेचैन कर गया था। अब क्या था वह और कब समझेगा, अभी उसे ये तो समय ही बताएगा। तो मित्रों, कैसा लगा आज का पार्ट बताएगा जरूर। और हाँ, क्या चाहते हैं अभी और निमृत के कुछ रोमांटिक मोमेंट्स हो जाए या चलने दो कहानी, यूं ही बताए आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और हाँ मित्रों, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।